स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आपके लिए लाई हूँ स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे आपका ASO का एग्जाम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वितरण का मीन इजिकल्स टू 25 है और वेरिएंस आपका 16 है। कितना है? मीन आपका 25 है और वेरिएंस 16 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका होगा 4। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा आपका? 4। कैसे निकालेंगे? यदि प्रसरण को सिग्मा स्क्वायर और मानक विचलन को सिग्मा माना जाए तो सिग्मा इजिकल्स टू हम निकालेंगे वेरिएंस का वर्गमूल। क्या? वेरिएंस का वर्गमूल। वेरिएंस का वर्गमूल अब कितना होता है? वेरिएंस कितना है आपका? 16। 16 का वर्गमूल इजिकल्स टू 4। स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना में मीन का उपयोग तब किया जाता है जब आपको डेटा के अलग अलग मान दिए गए हों। यहाँ सीधे वेरिएंस दिया गया है, इसलिए मीन का मान इस गणना के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्पर्जन का सापेक्ष माप है? कौन सा है डिस्पर्जन का सापेक्ष माप? तो है आपका वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कौन सा है? विचलनांक गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सांख्यिकी में डिस्पर्जन के मापों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। एक है आपका सापेक्ष माप और एक है आपका निरपेक्ष माप। सापेक्ष माप क्या होता है? ये माप इकाइयों से मुक्त होते हैं। ये क्या होता है? ये माप इकाइयों से मुक्त होते हैं, यूनिट से मुक्त होते हैं और दो या दो से अधिक डेटा सेटों की तुलना करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसे अक्सर पूर्णांक या प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। और निरपेक्ष माप क्या होता है? ये माप उसी इकाई में होते हैं जिसमें मूल डेटा होता है, जैसे किलोग्राम, मीटर आदि। इनका उपयोग तुलना के लिए तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि डेटा का पैमाना समान ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मीडियन किस प्रकार के डेटा के लिए सबसे उपयुक्त होता है? किस प्रकार के लिए सबसे उपयुक्त होता है मीडियन? तो वो होता है हाईली स्क्यूड डेटा। कैसा? हाईली स्क्यूड डेटा, अत्यधिक विषम डेटा। मीडियन का उपयोग तब से सबसे प्रभावी होता है जब डेटा सेट में आउटलायर्स अधिक हो। क्या हो? आउटलायर्स या विषमता अधिक हो। क्यों मीडियम सबसे उपयुक्त है? माध्यिका पर चरम मानों का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए 5 लोगों की आय 10,000, 12,000, 15,000, 18,000 और 50,000 है, तो मीन बहुत अधिक आएगा जो वास्तविक है वही दर्शाता, जबकि जो मीडियन होता है वो बीच का सही प्रतिनिधित्व करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन +1 हो तो संबंध कैसा होगा? कैसा होगा? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन +1 हो तो संबंध कैसा होगा? वो होगा आपका पूर्ण धनात्मक। कैसा होगा? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। सह संबंध गुणांक जिसे R से दर्शाया जाता है, दो छोरों के बीच संबंध की शक्ति को और दिशा को मापता है। इसकी सीमा हमेशा -1 से होकर +1 के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रायल्स की संख्या को किससे दर्शाते हैं? किससे दर्शाते हैं ट्रायल्स की संख्या को? तो वो दर्शाते हैं n से। किससे? n से। द्विपद वितरण बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मुख्य रूप से इन पैरामीटर्स का प्रयोग किया जाता है, n का, p का और q का। n का प्रयोग किया जाता है n का प्रयोग किया जाता है स्वतंत्र परीक्षणों की कुल संख्या। p का प्रयोग किया जाता है प्रत्येक परीक्षण में सफलता की प्रायिकता और q का प्रयोग किया जाता है प्रत्येक परीक्षण में असफलता की प्रायिकता, जहाँ q इक्वल्स टू 1 - p होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, यदि किसी डेटा सेट में आउटलायर बहुत अधिक हो तो कौन सा एवरेज बेहतर रहेगा? कौन सा एवरेज बेहतर रहेगा? तो वो आपका मीडियन। कौन सा? माध्यिका। जब किसी डेटा सेट में आउटलायर्स असामान्य रूप से बहुत बड़े या बहुत छोटे मान होते हैं तो वे डेटा के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। ऐसे में मीडियन सबसे विश्वसनीय औसत माना जाता है। मीडियन केवल डेटा के मध्य स्थान पर निर्भर करता है, ना कि सभी मानों के योग पर, इसलिए चरम मान इसे प्रभावित नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टैंडर्ड एरर किसके बढ़ने पर घटता है? किसके बढ़ने पर घटता है स्टैंडर्ड एरर? तो वह आपका सैंपल साइज। कौन सा? सैंपल साइज। स्टैंडर्ड एरर मानक त्रुटि और सैंपल साइज के बीच व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्स संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? इन्वर्स संबंध होता है स्टैंडर्ड एरर और सैंपल साइज के बीच में। अगर हम इसे फॉर्मूले के हिसाब से समझें तो SE इजिकल्स टू होता है सिग्मा बटे n का वर्गमूल। क्या? SE इजिकल्स टू सिग्मा बटे n का वर्गमूल। SE है आपका स्टैंडर्ड एरर, सिग्मा है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और n है आपका सैंपल साइज।
जैसे जैसे आप नमूने का आकार बढ़ाते हैं हर n का मान बढ़ता है, जिससे पूरी फ्रैक्शन का मान घट जाता है। इसका मतलब है कि नमूना जितना बड़ा होगा अनुमान उतना ही सटीक होगा और त्रुटि उतनी ही कम होगी। यदि आप निशोध या गणना में अधिक सटीकता चाहते हैं तो स्टैंडर्ड एरर को कम करना चाहते हैं तो आपको सैंपल साइज को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है? कौन सा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है? तो वह है आपका कौन सा है? तो वह आपका ची स्क्वायर टेस्ट, काई वर्ग परीक्षण भी कहते हैं। इन परीक्षणों में डेटा के किसी विशिष्ट वितरण जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पालन करने की धारणा नहीं होती। ये आमतौर पर श्रेणीबद्ध या क्रमबद्ध डेटा के लिए उपयोग किए जाते हैं। ची स्क्वायर टेस्ट का उपयोग मुख्य रूप से गुडनेस ऑफ फिट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स जांचने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि प्रोबेबिलिटी 0 है तो घटना क्या है? निश्चित है, असंभव है, तो असंभव है। यदि प्रोबेबिलिटी 0 है तो घटना असंभव है। प्रायिकता के पैमाने पर 0 और 1 दो चरम सीमाएं होती हैं। जब किसी घटना के घटित होने की संभावना 0 होती है तो उसे असंभव घटना कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिग्रेशन इक्वेशन मुख्यतः किसके लिए उपयोग होती है? रिग्रेशन इक्वेशन तो वो होती है आपकी फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन के लिए। किसके लिए? फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन के लिए। रिग्रेशन एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य एक स्वतंत्र चर के आधार पर दूसरे आश्रित चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आधार पर डिपेंडेंट वेरिएबल के मान का अनुमान लगाना होता है। यदि हमारे पास समीकरण y = a + bx है तो x स्वतंत्र चर है, y आपका आश्रित चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कर्व के दोनों टेल्स कैसे होते हैं? कैसे होते हैं दोनों टेल्स कर्व के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में? तो वो होते हैं बराबर। कैसे? बराबर। गैशियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। अपनी बनावट में पूरी तरह से सिमेट्रिक होता है। इसका कर्व एक बेल के आकार का होता है, घंटे के आकार का होता है। यदि आप इसे बीच से काटें तो दाएं और बाएं हिस्सा एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, इसलिए इसके दोनों टेल्स बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि सभी ऑब्जर्वेशंस को 10 से गुना किया जाए तो मीन क्या रहेगा? मीन समान रहेगा, मीन 10 गुना हो जाएगा। यदि सभी ऑब्जर्वेशंस को 10 से गुना किया जाए तो वो मीन आपका 10 गुना हो जाएगा। माध्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि चेंज ऑफ स्केल, माध्य के परिवर्तन और चेंज ऑफ ओरिजिन, मूल के परिवर्तन दोनों से प्रभावित होता है। यदि आपके पास डेटा सेट x1, x2, xn है तो इसका माध्य x है। तो प्रत्येक अवलोकन ऑब्जर्वेशन को किसी संख्या a से बदलने पर नया माध्य आपका कैसे बदलता है? अगर हम प्लस करेंगे तो x + 10, घटाएंगे तो x - 10, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × x और भाग देंगे तो x/10। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि r = 0 है तो इसका अर्थ क्या है? यदि r = 0 है तो इसका है नो लीनियर कोरिलेशन, कोई रैखिक सहसंबंध नहीं है। जब सहसंबंध गुणांक r = 0 होता है तो इसका अर्थ है कि दो चरों के बीच कोई भी सीधी या रैखिक संबंध नहीं पाया जाता। r = 0 होने का मतलब केवल यह है कि उनके बीच रैखिक संबंध नहीं है। यह संभव है कि उनके बीच कोई वक्र रेखीय संबंध हो, जैसे कि U आकार का ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार के इवेंट्स को मॉडल करता है? तो वो करता है रेयर इवेंट्स को, दुर्लभ घटनाओं को। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट प्रायिकता वितरण है जिसका उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि एक निश्चित समय अंतराल या स्थान में कोई घटना कितनी बार घटित होगी। यह उन स्थितियों में सबसे सटीक होता है जहां n परीक्षणों की संख्या बहुत बड़ी हो, p सफलता की प्रायिकता बहुत कम हो, घटनाएं स्वतंत्र हो और एक औसत पर घटित होती हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।